नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के टीयर 3 और टीयर 4 के लिए स्पेशल जीएस और जीके का क्लास है और इसमें हम उन प्रश्नों को लेकर आए हैं जो पिछले साल के प्रश्नों परीक्षाओं में पूछे गए हैं और साथ ही साथ हर एक ऑप्शन पे हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि सेड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने, विशाखदत्त ने, यूनानी लेखकों ने या वायु पुराण में सेड्रोकोट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि सेड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने किया था। तो सही आंसर होता है ए। अन्य ऑप्शन की अगर यहाँ पे बात करें तो विशाखदत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस और मुद्रा राक्षस में विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा है। यूनानी लेखकों की बात किया जाए तो यूनानी लेखकों ने बिंदुसार जो था, बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, इसको यूनानी लोक लेखकों ने जो है अमित्र घात कहा है। तो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ वायु पुराण में जो है कि भड़सार कहा गया है। ठीक है, वायु पुराण में जो है बिंदुसार को भड़सार कहा गया है और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को जो कहा गया है वह सिंहसेन कहा गया है। सिंहसेन कहा गया है जैन ग्रंथों में बिंदुसार को। तो हालांकि यहाँ पूछा गया है कि सेड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करी थी? तो विलियम जोन्स ने और विशाखदत्त ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा था। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार को अमित्रघात का, साथ ही साथ वायु पुराण में बिंदुसार को भड़सार और जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से पहचाना गया है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने या टिल पैंथर ने या टालेमी फिलाडेल्फ ने या दारा प्रथम, जिसको कि हम लोग डेरियस के नाम से जानते हैं। तो अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने वाला जो व्यक्ति था वह जेम्स प्रिसेप था। तो सही आंसर होता है ए। अब अन्य ऑप्शन के बारे में जाने तो अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने करी थी? अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो यह की थी टिल पैंथर ने। और अशोक के कुल कितने शिलालेख हैं? 14 शिलालेख हैं। और सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 7वां वाला शिलालेख है। कलिंग नरसंहार 7वां जो है वह सबसे बड़ा है। कलिंग नरसंहार का उल्लेख किसमें है? तो 13वें शिलालेख में है। और कुल शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। तो अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? टिल पैंथर ने। और इसके बारे में मतलब अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में पहली सफलता किसने हासिल करी थी? तो जेम्स प्रिसेप ने। अब यहाँ पे टालमी फिलाडेल्फी की बात करें तो यह मिस्र का शासक था। ठीक है, यह मिस्र का शासक था। मिस्र का शासक और अशोक का समकालीन था। तो यह पूछा जा सकता है कि मिस्र का शासक जो था टालेमी फिलाडेल्फी वह किसका समकालीन था? तो अशोक का ही समकालीन था। और बात करते हैं दारा प्रथम की, तो दारा प्रथम भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दारा प्रथम जो थे यह कहाँ के शासक थे? तो यह ईरानी शासक थे। और अशोक को शिलालेख और स्तंभ लेख की प्रेरणा किससे मिली? तो अशोक को शिलालेख और स्तंभ लेख की जो प्रेरणा मिली थी, शिलालेख और स्तंभ लेख की प्रेरणा किससे मिली थी? दारा प्रथम, जो कि डेरियस के नाम से भी जाना जाता है और यह एक ईरानी शासक था। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, हर्षचरित या मुद्रा राक्षस। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र जो है वह कौटिल्य का है, जिसको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं।
और यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है वह राज व्यवस्था पर आधारित है। एडम स्मिथ जो है वह अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमिक पे आधारित है, लेकिन चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वह राज व्यवस्था पर आधारित है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य या चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इंडिका की बात किया जाए तो इंडिका के जो लेखक हैं वो मेगास्थनीज हैं। हर्षचरित की बात किया जाए तो हर्षचरित जो है बाणभट्ट ने लिखा है। और मुद्रा राक्षस जो है वह विशाख दत्त ने लिखा है। विशाख दत्त। तो हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मेगास्थनीज के लेखक कौन है, तो सही आंसर होता है बी कि मेगास्थनीज के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रथम जैन संगति जो था पाटलिपुत्र में हुई थी, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि मौर्य वंश के संस्थापक जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो ये भी सही है कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और यह इनका शासनकाल जो रहा 323 से 321 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट रहा। और यहाँ पे कह रहा है कि कर्नाट वंश के संस्थापक गंग देव थे, तो यही आपका सही नहीं, यह गलत है, क्योंकि कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे वह नान्य देव थे, न कि गंग देव। और इनकी राजधानी जो हुआ करती थी, कर्नाट वंश की जो राजधानी हुआ करती थी वह सिमरौगढ़ था। ठीक है, सिमरौगढ़ था। ठीक है, कर्नाट वंश की राजधानी। अब यहाँ पे कर्नाट वंश का ही एक राजा था जिसका नाम था नरसिंह देव। इनका भी नाम आप याद रखिएगा, नरसिंह देव। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को ध्वस्त किया था, उस समय कर्नाट वंश के शासक जो थे नरसिंह देव, इन्हीं का शासन हुआ करता था। ठीक है, तो इन्हीं का शासन के दौरान बख्तियार खिलजी ने नालंदा और तक्षशिला को ध्वस्त किया था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि जब नालंदा और तक्षशिला को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया तो उस समय कौन सा राजा था? तो नरसिंह देव। और इसका संबंध किस वंश से था? तो कर्नाट वंश से। और कर्नाट वंश के संस्थापक कौन है? तो नान्य देव हैं कर्नाट वंश के संस्थापक। अब यहाँ पे संगतियों की बात किया जाए तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं जैन संगति की। तो जैन संगतियाँ जो हुई थी वह आपकी दो हुई थी। पहली जो जैन संगति हुई थी वह पाटलिपुत्र में हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसी प्रथम बौद्ध जो संगति हुई थी, इसी दौरान जो है जैन धर्म के 12 अंगों का निर्माण हुआ और साथ ही साथ जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ जाता है। दूसरी जो जैन संगति होती है वह 513 ईस्वी में होती है और यह कहाँ पे होती है? बल्लभी, गुजरात में होता ही है। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगति 513 ईस्वी में, ठीक है, बल्लभी गुजरात में। और प्रथम बौद्ध संगति जो थी वह आपका 300 ईसा पूर्व में होता है पाटलिपुत्र। और यहाँ पे उसी दौरान, ठीक है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ जाता है। अब यहाँ पे बौद्ध संगतियों की बात किया जाए तो पहली जो बौद्ध संगति थी, ठीक है, वह कब हुई थी? तो 483 BC में हुई थी। और कहाँ पे? तो राजगीर में हुई थी। और इस समय इसके अध्यक्ष जो थे वह महाकश्यप थे और शासक जो थे अजातशत्रु थे। दूसरी जो बौद्ध संगति थी वह 383 BC में हुई थी, 383 BC में। और कहाँ पे हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। और सर्वकामी इस समय अध्यक्ष थे और कालाशोक जो था उस समय प्रेजेंट टाइम का शासक था। तृतीय बौद्ध संगति होती है 251 ईसा पूर्व में, 251 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट। और यह कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और इस समय जो अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्य थे और इस समय जो शासक थे वह अशोक थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो होती है वह होती है प्रथम सदी में। और कहाँ पर? कुंडल ग्राम में। कुंडल ग्राम कहाँ पे? आपके कश्मीर में। ठीक है, कुंडल ग्राम में होती है। और इस समय वसुमित्र जो थे वह अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो थे वह उपाध्यक्ष थे। और इस समय शासक कौन था? तो कनिष्क इस समय शासक था। तो ये इसके पूरे अच्छे से एक्सप्लेन रहे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर पहला जो आपका ऑप्शन कह रहा है वह कह रहा है आपका कि बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, तो बिल्कुल आपका सही है।
दूसरा कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर यानी कि गिरिब्रज थी। तो ये भी सही है क्योंकि मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। और हर्यक वंश का शासक था उदयन था। उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया और उसने ही अपनी राजधानी राजगीर से बदल के क्या कर दिया, पाटलिपुत्र कर दिया। ठीक है, तो दूसरा भाई स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि अर्थशास्त्र में 10 अधिकरण, 180 प्रकरण तथा 4000 श्लोक हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत होता है क्योंकि अर्थशास्त्र की अगर बात किया जाए तो अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं, 15 अधिकरण हैं। उसके बाद इस अगले की अगर बात किया जाए तो 150 अध्याय हैं, 180 उपविभाग हैं और 6000 श्लोक हैं। तो पूछा है कि कौन सा सही है, तो 1 और 2 सही है, तीसरा वाला गलत है। तो सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो नौ नालंदा जो महाविहार है, ठीक है, वेनसांग के स्मारक के लिए, या महावीर का जन्म स्थान के लिए, या पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, या संग्रहालय के लिए। तो नौ नालंदा जो महाविहार है वह विख्यात है संग्रहालय के लिए। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं कि वेनसांग का स्मारक कहाँ है। तो वेनसांग का स्मारक जो है वह नालंदा में है। महावीर का जन्म कब हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म तो आप सभी ने पता है कि 540 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। और पाली अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पूछा था कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो संग्रहालय के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, ठीक है, भास के ग्रंथ में, या शूद्रक के ग्रंथ में, या विशाखदत्त के ग्रंथ में, या अश्वघोष के ग्रंथ में। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि विशाखदत्त की जो रचना थी मुद्रा राक्षस। और इसमें मैंने बताया कि विशाखदत्त ने अपने मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, वृषल कहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन जो है विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में अच्छे से हुआ है। अब यहाँ पे अन्य की बात करें तो अश्वघोष की जो प्रमुख कृति है वह है आपका बुद्ध चरित्र है। शूद्रक की जो है वह मृच्छकटिकम है। और भास की जो है वह स्वप्न वास वदंता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो सही आंसर होता है विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में, जिसने इसने चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल के नाम से चिन्हित किया है। अगला क्वेश्चन है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, या अशोक के शिलालेख। तो दिव्यावदान की अगर बात किया जाए तो दिव्यावदान जो है इसका संबंध बौद्ध कथाओं से है। और अगला है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो है वह पाटलिपुत्र के यानी कि मगध के जो उस समय पाटलिपुत्र का और मगध का जो था उसमें प्रशासन, और साथ ही साथ यहाँ पे इंडिका। तो सबसे अच्छा जो वर्णन किया गया है पाटलिपुत्र का वह मेगास्थनीज के इंडिका में किया गया है। ठीक है, और यह राज व्यवस्था से संबंधित है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और अशोक के शिलालेखों में वह अपने राज धर्म के बारे में बताता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र का के प्रशासन का अच्छे से वर्णन उपलब्ध है। तो यह बीपीएससी 2004 में पूछा गया था और सही आंसर उसके अकॉर्डिंग था सी कि इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का अच्छा वर्णन उपलब्ध है। तो इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज हैं। अर्थशास्त्र के कौटिल्य हैं। और दिव्यावदान में क्या है, बौद्ध कथाओं का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तक्षशिला में, विक्रमशिला में, मगध में, या नालंदा में। तो यहाँ पर जो चीनी यात्री वेनसांग था वह अपना अध्ययन जो किया था वह किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। तो सही आंसर होता है बी। अब एक एक करके देख लेते हैं विक्रमशिला के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले देते हैं तक्षशिला।
तक्षशिला के बारे में ये ज्ञात होता है कि तक्षशिला जो है भरत के पुत्र जो थे राजा तक्ष, ठीक है, उन्होंने स्थापना किया था। और यहाँ पे अगर बात करते हैं नालंदा की, नालंदा, तो यहाँ पे गुप्त वंश के शासक थे गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त थे। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे तो श्रीगुप्त थे, ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त थे। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था तो कुमारगुप्त ने। विक्रमशिला की अगर बात किया जाए, विक्रमशिला, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वह थे आपके धर्मपाल। और इनका संबंध किससे था तो पाल वंश से था, पाल वंश। और पाल वंश के संस्थापक कौन थे तो गोपाल थे। तो इसी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए कौन आए थे, वेनसांग आए थे। अब यहाँ पे बात करते हैं मगध विश्वविद्यालय की। तो मगध विश्वविद्यालय की स्थापना साल 1962 में सत्येंद्र नारायण सिन्हा के द्वारा बोध गया में किया गया है, ठीक है। मगध विश्वविद्यालय 1962 में सत्येंद्र नारायण सिन्हा के द्वारा बोध गया में किया गया है। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि चीनी यात्री वेनसांग किस विद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था, तो सही आंसर होता है बी, विक्रमशिला, जिसकी स्थापना पाल वंश का शासक धर्मपाल ने किया था। और पाल वंश के संस्थापक कौन है, गोपाल हैं। अन्य सारे डिटेल यहाँ पे मैंने आपको बता रखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था वह 540 BC में हुआ था वैशाली के कुंडल ग्राम में, ठीक है। और इनकी मृत्यु 468 BC में राजगीर के पावापुरी में होता है, ठीक है, राजगीर के पावापुरी में। और 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्यागा था 30 वर्ष की उम्र में। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्ष की तपस्या के बाद, ठीक है, जाम्बिक ग्राम के रिजुपालिका नदी के किनारे, जाम्बिक ग्राम के, ठीक है, यहाँ पे जाम्बिक ग्राम के रिजुपालिका नदी के नीचे किनारे इन्हें, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि प्रथम बौद्ध संगति जो होता है, ठीक है, प्रथम जैन संगति जो होता है, संगति 300 BC में होता है पाटलिपुत्र में, ठीक है। प्रथम जैन संगति 300 BC में पाटलिपुत्र में। और द्वितीय जो जैन संगति होता है वह 513 ईस्वी में होता है, कहाँ पे, बल्लभी, गुजरात में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई थी, तो यहाँ पर सही आंसर होता है पावापुरी, राजगीर के पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है। कुंडल ग्राम में क्या होता है, वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ रहता है। जम्मिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई रहती है। पाटलिपुत्र में 300 BC में, ठीक है, प्रथम जैन संगति का आयोजन किया जाता है। और 513 में बल्लभी, गुजरात में द्वितीय जैन संगति को बुलाई जाती है। और यह जो थे आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बने, ठीक है, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो इनके जो चिन्ह था, संकेत था, वह कौन था, सिंह था, ठीक है, इनका सिंह संकेत था। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक जो थे वह ऋषभ देव थे। तो ये सारे इनके डिटेल हो गए। अगला क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी, वैशाली, एथेंस, स्पार्टा या पाटलिपुत्र। तो विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था जो है वह भारत में मगध के 16 महाजनपदों में सबसे पहले वैशाली में देखने को मिलती है। तो सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। तो यहाँ पर सही आंसर होता है डी। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है कि इनके पहले उपदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन। और जब ये घर को छोड़ते हैं तो उसको
भी निष्क्रमण कहा जाता है, और जब इनकी मृत्यु होती है तो उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे जानते हैं कि पहला जो बौद्ध संगति हुआ था कब हुआ था। तो पहला बौद्ध संगति जो होता है 483 BC में होता है। कहाँ पर? तो राजगीर में। और इस समय जो शासक था वह अजातशत्रु था और महाकश्यप जो थे वह अध्यक्ष थे। दूसरी जो आपकी बौद्ध संगति होती है वह होती है 383 BC में। कहाँ पे? तो वैशाली में। और इस समय जो शासक था वह काला अशोक था और अध्यक्ष जो थे वह सर्वकामी थे। तीसरा जो आपका बौद्ध संगति होता है वह होता है 251 BC में। और कहाँ पर होता है? तो पाटलिपुत्र में। और इस समय शासक थे अशोक और इस समय जो अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्य थे। और चतुर्थ जो बौद्ध संगति होती है वो होती है पहली ईस्वी में। और कहाँ पे होती है? तो कुंडल वन में होती है, जो कश्मीर में है, कुंडल वन में। और इस समय जो शासक थे वह थे कनिष्क। और इस समय इस संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है कि नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो आपने पता है कि मगध पर जो पहला प्रमाणित वंश माना जाता है वह हर्यक वंश माना जाता है। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। उसके बाद आता है आपका शिशुनाग वंश, और इसका संस्थापक भी शिशुनाग ही था। उसके बाद आता है नंदवंश, और नंदवंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। उसके बाद आता है मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद आता है आपका शुंग वंश, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र थे। और उसके बाद आता है कौरव वंश, और कौरव वंश के संस्थापक थे वासुदेव कौरव। तो ये कुछ आपके प्रमुख हैं कि हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग, नंदवंश, महापद्म नंद, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, कौरव वंश, वासुदेव कौर। तो यहाँ पूछा है क्या है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो सही आंसर होता है ए, मौर्य वंश ने शासन किया, और इसके संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि अजात शत्रु का संबंध किस वंश से था। मौर्य वंश से, हर्यक वंश से, नंद वंश से या गुप्त वंश से। तो हम यहाँ पे बताते हैं कि मौर्य वंश के जो कुछ प्रमुख शासक थे, पहले नंबर पे चंद्रगुप्त थे, उसके बाद बिंदुसार थे, उसके बाद अशोक थे। इन तीनों लोगों का संबंध मौर्य वंश से है। हर्यक वंश में 3 प्रमुख आते हैं। सबसे पहले आपका आता है बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद उदयन। ठीक है, तो बिंबिसार जो थे वह हर्यक वंश के संस्थापक थे। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे, और इनके शासनकाल में जो सबसे बड़ी घटना हुई थी कि 483 BC में ही, 483 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट में, ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में ही बुद्ध को जो हुआ था, बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और साथ ही साथ प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी अजातशत्रु के शासनकाल में ही किया गया था। उदयन की जो सबसे बड़ी भूमिका थी कि इसके शासनकाल तक मगध की जो राजधानी हुआ करती थी वो कहाँ थी? राजगीर थी, जिसको गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है, गिरिब्रज। तो इसने क्या किया था? पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की, और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, और यही पाटलिपुत्र वर्तमान समय का क्या है? पटना है। ठीक है, तो और अगला है नंदवंश। तो नंदवंश में कुल 9 शासक थे। तो इसमें पहले जो संस्थापक थे वह महापद्म नंद हैं, और इसके अंतिम जो शासक था वह क्या था? घनानंद, जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी ली थी। और गुप्त वंश में श्रीगुप्त इसके संस्थापक हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि आपका कि इसमें जो थे गुप्त वंश के ही शासक थे आपके कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त ने ही क्या किया था कि मैंने आपको बताया कि कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अजातशत्रु का संबंध किस वंश से है। तो सही आंसर होता है आपका बी, कि अजातशत्रु का संबंध जो है वह हर्यक वंश से है।
इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद्म नंद। तो अभी पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि उदयन जो था वह हर्यक वंश का शासक था, और हर्यक वंश में सबसे पहले आपका बिंबिसार आता है, उसके बाद अजातशत्रु आता है, उसके बाद आपका उदयन आता है। और उदयन ने क्या किया था कि राजगीर से जो अपनी राजधानी थी, ठीक है, क्या यहाँ पे बदली थी? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और इसने ही पाटलिपुत्र की स्थापना भी की थी। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यह आपके कुछ पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित जीके जीएस का पहला क्लास रहा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।